सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में दो मेंस का क्वेश्चन का मैं मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि एक इंडियन पॉलिटी का है और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन। तो दो क्वेश्चन का मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा और ये जो क्वेश्चन है ये 68 बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए 2 मार्च से एक मैं मेंस का आंसरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ, जो कि डेली बेसिस पे मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे कराया जा रहा है और ये ओपन टू ऑल है। जिनको भी लिखना होता है वो लिख कर पीडीएफ जो है शेयर करते हैं। तो 2 मार्च को मैं स्टार्ट किया था और 2 मार्च में क्या टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ये मैं ऑलरेडी पहले शेड्यूल दे दिया था, जिसमें कि 2 मार्च में संविधान से था, जिसमें कि उसका विशेषता क्या है, उसमें प्रस्तावना से हो सकता था, या तो सार्क और बिमस्टेक का 2 टॉपिक में आईआर कर दिया था। फिर 3 मार्च का टॉपिक, फिर 4 मार्च का। इसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लगभग 7-8 दिन का मेरा ये इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स मतलब आईआर का टॉपिक में दे दिया। और इसी बेसिस पे पर डे जो है शाम में 5 बजे टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ और रात 8 या 9 बजे तक इसको लिख कर सबमिट करना होता है। अब फिर सबकी कॉपी चेक हो रही है, क्योंकि लगभग 60-70 कॉपी आया है, तो सबका कॉपी चेक करने थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बहुत लोग का कॉपी चेक हो गया है और बहुत लोग का ही बचा भी है। तो फर्स्ट डे का जब मैं कॉपी चेक किया, कुछ तो हमको लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन का डिमांड को आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन के डिमांड को सही से समझें और कैसे इसका आंसर लिखा जाए, ये भी आप इसको जानने का प्रयास करें। तो आइए, जो फर्स्ट डे का जो मैं दिया था क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, तब उसका मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप आंसर लिखें। और जिनके जो बिल्कुल ही जीरो है आंसर राइटिंग में, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप क्या क्या काम आपको करना चाहिए, उन सब चीज़ों को मैं बारी बारी से इसमें बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देख लें और हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार 68 या 69 मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, सॉरी सेकंड के लिए। मतलब कि सेकंड पॉलिटी में पूछता है और फर्स्ट आपका आईआर में। तो जो पहला क्वेश्चन दिया था दूसरे फर्स्ट डे का, इसमें यह था कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ स्पष्ट करें कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। और दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या आपको लगता है कि बिमस्टेक सार्क की तरह एक समांतर संगठन है? दोनों में क्या समानताएं और असमानता है? इन नए संगठन के गठन से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? ये दो क्वेश्चन दिया था 2 मार्च, जो कि फर्स्ट दिन था। आइए मैं इसी का मॉडल आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे इसको लिखना चाहिए ताकि हमको मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सके, क्योंकि पॉलिटी या सेकंड पेपर में बीपीएससी में बहुत ही कम मार्किंग हो रहा है। और लो मार्किंग होने की वजह क्या है कि हम लोग क्वेश्चन के डिमांड को समझते नहीं हैं और डायरेक्ट आंसर जब लिखना शुरू कर देते तो वहाँ तो लो मार्किंग होना ही है। देखिए, ये क्वेश्चन वही सेम टू सेम है कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ स्पष्ट करें कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। देखिए, आंसर लिखने से पहले क्या करना चाहिए, हमने आंसर को पढ़ लिया। अब देखिए, आंसर को क्या करें, पढ़ने से पहले, लिखने से पहले क्या करें, स्टेप फर्स्ट में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को ना कम से कम 2-3 बार पढ़िए, जब तक पूरे क्वेश्चन के हर एक की टर्म आप समझ ना जाए। फिर क्या करें, सेकंड स्टेप में क्या करें कि की टर्म को ढूंढें। क्वेश्चन में कुछ की टर्म होता है, अगर यहाँ आप देखिएगा 2-3 की टर्म है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ प्रस्तावना हमारे संविधान का सोल या आत्मा है, इसको जिक्र करना है। तो की टर्म अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपका काम जो है ना आधा से अधिक ईजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ की टर्म को अगर ढूंढेंगे तो पता चलेगा, इस पूरे प्रश्न में स्टेप थर्ड में की टर्म ढूंढना है। एक तो है एक संवैधानिक प्रावधान, फिर प्रस्तावना, कैसे हमारे संविधान की आत्मा है, मतलब कि इसमें हम भारत के लोग का प्रावधान है, संप्रभु का प्रावधान है, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, स्वतंत्रता और भी कई सारे इसमें हैं। फिर इन सब जो एलिमेंट का किस किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, आपको इसमें ये भी लिखना। कई लोगों ने ये तो लिखा ही नहीं, सिर्फ ये सब लिख के छोड़ दिया, नहीं, आंसर आपका अधूरा हो जाएगा। आपको आराम से इसमें 10-12 नंबर ही मिलेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को डिस्कस करें, जितना आपको यहाँ दिख रहा है, तभी आपको इसमें 19, 20, 22 नंबर मिल सकता है। तो इतना स्टेप थर्ड में ये कर लें। एक की टर्म का आप एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना लें, माइंड में बना लें, या नहीं तो क्वेश्चन पेपर पे ही बना लें। हाँ, ये हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं।
फिर फोर्थ स्टेप में क्या करें, जब उसके की टर्म को ढूंढ लें तब आप हल्का सा एक भूमिका सोच सकते हैं। तब उसमें बॉडी पार्ट एक माइंड में फ्रेम कीजिए, अच्छा हमको बॉडी पार्ट में ये लिखना है, और अंतिम निष्कर्ष भी एक माइंड में आप सोच सकते हैं। अगर इतना काम जितना भी मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, इतना अगर काम आप मतलब लगभग शुरू के अगर 20-25 क्वेश्चन लिखने में कर लेंगे, तो हमको लगता है कि एग्जाम हॉल में आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी हेबिट हो जाएंगे, नहीं हमको ऐसे ही लिखना है। देखिए मेंस आंसर राइटिंग का प्रोसेस ही यही है। पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, फिर उसके की टर्म को ढूंढें, और की टर्म में को क्या डिमांड है उसका एक इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे फ्लो चार्ट बनाने से मतलब होता है रफ रफ वर्क करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका ना क्वेश्चन का एक भी एंगल नहीं छूटेगा। ये करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप निबंध लिखिए या जीएस में लिखिए, ये करना बहुत जरूरी, नहीं तो अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलना है, कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाएगा। और देखिए जब स्टेप 4 में एक काम आपको और करना है कि आप पहले से सोच, अच्छा भूमिका इसमें हमको 40-50 वर्ड भूमिका में 40 से 60 वर्ड भूमिका में रखना है, बॉडी पार्ट में 300 से लेकर 350 वर्ड लिखना है, बाकी निष्कर्ष में 50 से 60 वर्ड लिखना है। मतलब ओवरऑल जो है ना वर्ड लिमिट मैक्सिमम 450 रखें, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड में आपको 400 से लेकर 450 वर्ड में मैक्सिमम लिखना चाहिए। तो ये भी अगर अभी से आप फ्रेमिंग करके चलेंगे ना, तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग करते क्या नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अनफाइटिंग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, वहाँ तक काफ़ी दिक्कत तो होगा। इसलिए आपको कम से कम ना एग्जाम से पहले कम से कम आपको 200 प्लस मेंस का आंसर करना चाहिए, तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है। अब इतना कब करने के बाद अब आइए इसमें जो है कैसे इसको लिखें वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं सिंपल, कि एक सबसे पहले बात अच्छा सा आपको भूमिका लिखना पड़ेगा, और भूमिका में जो है ना कि प्रस्तावना के बारे में ही आपको जिक्र करना पड़ेगा। मैं यहाँ देखिए बता रहा हूँ, हालांकि आपको भूमिका अपने आंसर में अलग से वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं भूमिका जो यहाँ लिखा हूँ, प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। दूसरे शब्दों में किसी भी संविधान की प्रस्तावना उन लक्ष्यों, आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है जिसकी स्थापना एवं संप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। ठीक ना। उसके बाद जो है ये भूमिका में आगे एक और लाइन में लिख दिया हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश उद्देश्य संकल्प पर क्या है आधारित है। तो इसमें देखिए मैंने क्या कोशिश किया कि एक तो प्रस्तावना क्या होता है, संविधान का परिचय होता है, ये दिखाने की कोशिश किया, और हमारे संविधान का सोर्स मतलब हमारे प्रस्तावना कहाँ से आया, उसका मतलब कि इनिशियल पॉइंट क्या है, मतलब उसका सोर्स पॉइंट क्या है, मैं यहाँ दिखा दिया नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव मतलब पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव में था। अगर आपका प्रस्तावना में कोई अगर क्वेश्चन आता है लमसम जो है ना, आप इसी तरह का जो है ना भूमिका आराम से लिख सकते हैं। हालांकि मैं आज एक ही भूमिका लिख के लाया हूँ, मैं पहले जितना भी मॉडर्न इसमें चैनल पर बताया सब में मैं 3-4 भूमिका लिख के बता, लेकिन आज थोड़ा टाइम की कमी था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक ही भूमिका यहाँ लिख के क्या किया हूँ दिखा। नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 3-4 तरह का मैं और भी इंट्रोडक्शन लिख के आप लोग को दिखाऊंगा। इतना लिखने के बाद जो है अब बॉडी पार्ट में आना पड़ेगा आपको। बॉडी पार्ट आपको अलग से एग्जाम में लिखना नहीं, इसी मैं आपको समझाने के यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ, इन्हें बोलिए कि यहाँ आपको बॉडी पार्ट लिखने के यहाँ को जो मैं समझाने की चीज़ लिखा हूँ। अब देखिए आगे क्या करेंगे, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है क्योंकि इसमें शासन के लक्ष्यों एवं आदर्शों तथा शासन की प्रकृति का वर्णन है। देखिए मेन की टर्म मेरा यही था, हम यहीं पे डिफाइन कर दिए कि भाई क्यों आखिर आत्मा कहा। आत्मा इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश का क्या लक्ष्य है, क्या आदर्श होना चाहिए, और उसका क्या हमारे देश की शासन की प्रकृति उसका वर्णन है। अब आत्मा कैसे है, तो यही देखिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा फ्लो चार्ट ही बना के दिखाने का कोशिश किया हूँ, ताकि एग्जामिनर इस बात को जान पाए नहीं हम किस दिशा में एक इस आंसर को ले जा रहे हैं। हम लिख दिए शासन के लक्ष्य और आदर्श में देखिए शक्ति का स्रोत की कोई जनता है, हम भारत के लोग, न्याय की अवधारणा है, व्यक्ति की गरिमा है, बंधुता का विकास होना है, और राष्ट्र एकता अखंडता, ये हमारे देश के शासन का लक्ष्य है। और शासन की स्वरूप या प्रकृति संप्रभु राज्य हैं, गणतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य या समाजवादी और पंथ, ये क्या है हमारे देश के शासन की प्रकृति या नेचर को दिखाता है। और ये सब इस सब का कहाँ वर्णन है, हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। आपको इतना फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब आएंगे आप नेक्स्ट। अब इन सब चीज़ों को ना बारी बारी से अच्छे से क्या कर देंगे, अब इसको डिफाइन कर देंगे, वर्णन कर देंगे संवैधानिक प्रावधानों के साथ, तो आपका आंसर जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आइए अब मैं यहाँ देखिए बता रहा हूँ, प्रस्तावना में उन सभी संवैधानिक प्रावधानों का सार निहित है जिनका उल्लेख संविधान सभा द्वारा संविधान में किया गया है। जैसे
अब देखिए मैं पहला यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि प्रस्तावना में संविधान की उस शक्ति का उल्लेख किया गया है जो सत्ता या सरकार को भारत के लोगों से प्राप्त हुई, पहली बात ये। और ये भारत के लोगों का जो प्रावधान में वर्णित है प्रस्तावना में, आखिर किस अनुच्छेद हमको दिखाई पड़ता है? वही अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मतलब कि भारत के लोगों से कहीं ना कहीं चीज़ें मिलके बनती है। आगे देखिए दूसरा इसमें हम क्या लिखें कि इसमें भारत के राज्य की प्रकृति और उसके शासन का उल्लेख है प्रस्ताव। जैसे एक संप्रभु है, अब संप्रभु का संवैधानिक प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 368 में संसद को अधिकार है कि वो संविधान के मूल कानून में संशोधन या अपने देश के लिए कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है। हम संप्रभु है, इसका मतलब मेरे ऊपर किसी का और शासन नहीं है। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा राज्य धार्मिक मामलों में यहाँ तटस्थ या न्यूट्रल रहता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए अनुच्छेद 25 से 28 को शामिल किया गया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन का डिमांड ये था कि आप संवैधानिक प्रावधानों का भी जिक्र करें, लेकिन नहीं, कई सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? अधूरा हो गया। वहाँ आपको फुल नंबर का जो है ना उम्मीद छोड़ दीजिए वहाँ पे। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे अगला टर्म दिखाइए समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष को और बड़ा कर सकते हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 को भी आप डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन उतना करने के बाद आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अगला समाजवादी देखिए क्या लिखा था, भारत में आर्थिक सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना, ये मेन मतलब कि अर्थ हुआ समाजवादी का। और देखिए इससे संबंधित कहाँ कहाँ प्रावधान है? डीपीएसपी का अनुच्छेद 38 में, 39A में, 41 में, 42 में सरकार को विकास के समाजवादी मॉडल पर काम करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अब इसमें वही राज लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात किया गया है, समान न्याय और निःशुल्क न्याय की बात किया गया है, सार्वजनिक धन का समान वितरण। ये कहीं ना कहीं समाजवादी लक्ष्यों को व्यक्त करता है हमारे संविधान के आर्टिकल। फिर लोकतांत्रिक में वही कि देश के वास्तविक शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और यहाँ वरिष्ठ मताधिकार का जिक्र कर दीजिए। संसद बनता है लोकसभा राष्ट्रसभा के, यहाँ आप जिक्र कर सकते हैं, अनुच्छेद के साथ जिक्र कर दीजिए। 80, 81, 82 जहाँ जहाँ अनुच्छेद है वो लिख सकते हैं। बाकी गणतंत्र को वही कि प्रतिनिधि का चुनाव यहाँ जनता द्वारा किया। यहाँ अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना दिखा लीजिए। और यहाँ संवैधानिक प्रावधानों के साथ मैं यहाँ दिखाने का कोशिश किया हूँ। फिर अगला यहाँ आप दिखाइए कि हमारे जो प्रस्तावना हमारा जो है उसमें लक्ष्य और उसके आधार पे जो है ना संविधान की संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया। जैसे कि हमारा लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है लोगों को सामाजिक न्याय, मतलब लोगों को न्याय देना। और न्याय भी कितने तरह के? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये लक्ष्य है। और ये प्रस्तावना में ही, इसलिए प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। अब यहाँ लिखिए समानता का अधिकार का वर्णन कीजिए। अनुच्छेद 39A, 326 आदि में कहीं ना कहीं जो ना समान व्यवहार की बात किया गया है। ऐसे भी कुछ जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे आप इसमें दिखाइए किसको? अगला टर्म को, स्वतंत्रता को दिखाइए। अब स्वतंत्रता क्या होता था वो लिख दीजिए। लिखने के बाद इसमें जो जो भी लिख दिया हूँ कि लोगों की आवाजाही पर किसी प्रकार का रोक टोक की अनुपस्थिति होना। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की आज़ादी की बात किया गया है। अनुच्छेद 19 का, 21 का, 22 में कहीं ना कहीं ये सब तो इसी से संबंधित प्रावधान हुआ ना। अनुच्छेद 25 से 28 में लिख सकते हैं, फिर दोबारा लिखने की इच्छा है तो। फिर अगला की टर्म है समानता, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद का जिक्र कर दीजिए। 14, 15, 16 कहीं ना कहीं सब क्या है? समानता को ही दिखाता है, क्योंकि ये सब हमारे प्रस्तावना में जो वर्णित जो की टर्म है उसके संवैधानिक प्रावधान हो गए। और इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी 64 में पूछ चुका है और आगे भी पूछने का बहुत चांस है, इसलिए इसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला है भाईचारा, अनुच्छेद 51AE में देखिएगा इसका बात किया गया है। फिर एकता अखंडता की बात है अनुच्छेद 352 में। अगर देश पर कोई हमला होता है तो हम कहीं ना कहीं उसमें आपातकाल का घोषणा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका संवैधानिक प्रावधान के ही तहत आता है। आप इतना लिख सकते हैं। आगे इसमें जो है ना जो है, हाँ ये तो खैर दोबारा हो गया। फिर जो नेक्स्ट इसमें आप आइएगा तो अब अंतिम वही कि इतना सब वर्णन करने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं अंतिम में कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो कुछ प्रयास किया है इसके दिशा वो अगर आप एक्स्ट्रा है, अगर लिखना लिखने नहीं भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दिया हूँ इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण को, आरक्षण भी कहीं न्याय को एक प्रतिनिधित्व करता है।
फनफर द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। भूमि सुधार किया गया है फनफर के द्वारा। मेनका गांधी मामले में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और धनपेक्षता मूल ढांचा घोषित किया। और भी कई सारे हम लिख सकते, लेकिन एक दो बात सुप्रीम कोर्ट या जो संसद क्या प्रयास की है प्रस्तावना से संबंधित चीज़ों को लागू कर वो जिक्र कर सकते, वही मैं यहाँ करने का कोशिश किया। और अंतिम वही आप इतना सब कुछ वर्णन कर दिए। अब आप लिख दिए निष्कर्षतः संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान के सभी प्रावधानों का सार अंकित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई तत्वों को संविधान का मूल ढांचा माना है। अतः आवश्यकता है कि प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्यों को पाने की लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए। मैं एक थोड़ा सा भविष्य का एक बात बोल के आंसर को क्या किया हूँ, खत्म किया हूँ। तो अगर आप ऐसे चीज़ों को लिखेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अब आइए जो आज का दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये IR का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है ना पूछना चाहिए। और बिमस्टेक से क्वेश्चन BPSC एक दो बार पूछ भी चुका है, सार्क से भी पूछ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा तो क्वेश्चन में क्या है, पहली बात कि क्या आपको लगता है कि बिमस्टेक सार्क की तरह एक पैरेलल संगठन है? दोनों में क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं? इस नए संगठन के गठन से भारतीय निधि स्थितिक उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? तो मैं फिर वही बात बोलना चाहूँगा, जब भी कभी आप प्रश्न को देखें तो आंसर लिखने से पहले आपको क्या क्या काम करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए कि स्टेप फर्स्ट में क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। स्टेप 2 में क्या करें, फाइंड द की टर्म ऑफ द क्वेश्चन, ठीक ना। फिर की टर्म अगर आप यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्या तो वही क्या यहाँ मैं लिखा हूँ जानबूझ के। फिर कैसे बिमस्टेक पैरेलल टू सार्क है ये दिखाना है। फिर जो है इसमें समानता और समानताएं दिखाएंगे। और फिर क्या जो हमारे विदेश नीति का उद्देश्य है क्या उसको इसमें प्राप्त किया है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पहले इसको हमने एक इस फ्लो चार्ट बना लेंगे और वही भूमिका 50 वर्ड बॉडी पार्ट में। अब देखिए बॉडी पार्ट में देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन के कई सारे डायमेंशन, एक तो है कि पैरेलल संगठन इसको डिस्कस करना है, समानता और समानता लिखना है, और फिर विदेश नीति के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया गया, मतलब 3 पार्ट में है। इसका अगर आप इस प्रश्न को अगर 400 या 450 शब्द हम लिखना चाहते हैं तो 100 शब्द तो आपका भूमिका निष्कर्ष में चला गया, उसको छोड़िए। अब बचा आपके पास 350 शब्द। 350 शब्द में थोड़ा सा इसमें पैरेलल संगठन है, इसमें आप आराम से 150 शब्द यूज कर सकते हैं, 180 शब्द यूज कर सकते हैं। फिर समानता मामला 80 वर्ड यूज करेंगे, बाकी वर्ड जो है ना आप भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया है उसमें करेंगे। तो वही यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ कि आप क्या करें कि भूमिका में 50 वर्ड, फिर बॉडी पार्ट में 3 पार्ट बॉडी पार्ट 150, 80 और ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अंतिम में आपको निष्कर्ष डालना पड़ेगा। ये सब देखिए ये सब कैसे होगा, ये सब लगातार प्रैक्टिस होगा, एक दिन में नहीं होता है, काफ़ी अधिक आपको लिखना पड़ेगा तभी ऐसा हो पाएगा। अब आइए कैसे इसको क्या क्या जो चीज़ें अपने को इसमें लिखना है अब उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए पहला जो है आपका भूमिका में आता है। भूमिका देखिए मैं क्या लिखा हूँ कि बिमस्टेक या बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, इसका पूरा नाम बिमस्टेक का पहल एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कहीं कहीं इसको अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना 1997 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विकल्प के रूप में की गई थी, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहा था। मतलब कि सार्क जो बना था 1990 80 90 के दशक में, तब से सार्क जो है अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। इसलिए भारत सरकार या और भी जो बंगाल के खाड़ी के देश हैं उसने एक विकल्प के रूप में बिमस्टेक का क्या किया है, स्थापना का 1997 में किया है। मैंने इस भूमिका में ही दोनों बात लिखने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं थीम ही यही था। आगे मैं जिक्र किया हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गया, आखिर सार्क कैसे एक जो है ना समानांतर संगठन के रूप में बिमस्टेक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप इसको लिखने से पहले आप इसमें ये चीज़ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए क्योंकि पूरा आपको अगर मैप पे अगर कमांड है तो आप दोनों के बारे में भूमिका जिसमें नीचे लिखने के बाद आप ये भी लिखो सार्क ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। क्षेत्रीय संगठन सार्क है, स्थापना 1985 में हुआ है, 8 सदस्य देश है, जनसंख्या 21% है और 3.31 ट्रिलियन GDP है। और बिमस्टेक देखिए, बिमस्टेक में जो भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसको, क्योंकि इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के देश हैं इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। स्थापना 1997 में हुआ है।
7 सदस्य देश है, इतना करोड़ आबादी है बिमस्टेक का, और इतना ट्रिलियन यहाँ का जीडीपी है। फिर यहाँ पे आप इसको मैप में हम दिखा दिए हैं कितने कितने देश इसमें शामिल। आप ये भी कर सकते हैं, इससे आपका कहीं ना कहीं नंबर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए आगे इसमें अपने को क्या करना है, भूमिका लिखने के बाद आपको ये दिखाना है कैसे जो है ना सार्क के एक पैरेलल आपका बिमस्टेक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ जिक्र करेंगे। बिमस्टेक का प्राथमिक फोकस दक्षिण पूर्व एशिया मतलब बंगाल के खाड़ी के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग से है। बिमस्टेक सदस्य देशों में आमतौर पर अच्छे संबंध हैं, लेकिन सार्क में नहीं है। उरी पठानकोट पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले ने भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध बंद करने पर क्या कर दिया गया है, मजबूर कर दिया है। 2016 में पाकिस्तान की आपत्ति के बाद सार्क उपग्रह योजना जो बंद कर दिया गया है। फिर सार्क के पास विवादों को सुलझाने या विवादों को मध्यस्थता करने का कोई एक व्यवस्था सार्क के पास नहीं है। सार्क का पिछले 30 वर्षों में व्यापार, आर्थिक सहयोग, मुक्त व्यापार आदि के क्षेत्र में उपलब्धि बहुत ही नाम मात्र रही है, मतलब बहुत ही ना के बराबर रही है, ठीक है ना। इसलिए भारत का झुकाव कहाँ है, बिमस्टेक की ओर है। इतना मतलब कहीं ना कहीं जो है ना आप देख सकते हैं कि जो काम उसको करना था सार्क को, ये काम जो है ना नहीं कर रहा है। अब आगे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि एक और चीज़, एक विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का एक स्टेटमेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ जब भी कभी आप आंसर लिखें तो किसी भी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या आईआर हो, आप स्टेटमेंट या कथन का जरूर यूज, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। देखिए हमें लिखा विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार सार्क में कुछ समस्याएं हैं जो आतंकवाद, व्यापार और कनेक्टिविटी के रूप में मौजूद है, जबकि बिमस्टेक में भारतीय दृष्टिकोण से संभावनाएं व्याप्त है। मतलब कि सार्क में कुछ समस्या है, आतंकवाद है, व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन बिमस्टेक में काफ़ी अधिक जो है पॉसिबिलिटी है। ये खुद मैं नहीं, ये एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री जो हैं उनका कथन। अगर ऐसे ही स्टेटमेंट अगर आप यूज करेंगे ऑब्वियस बात आपको अच्छे मार्क्स मिलना तय है। फिर यहाँ पर आप क्या जिक्र करेंगे, समानताएं और समानताएं। समानता दिखाएंगे दोनों दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय संगठन है, भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में सदस्य हैं, ठीक ना। असमानताएं, सॉरी, फिर अगला क्या है, दोनों आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे समानताएं हो गया। बाकी देखिए बिमस्टेक को ना अंतर्राष्ट्रीय कहीं कहीं कहा जाता है, कभी कभी क्षेत्रीय भी कहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्षेत्रीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असमानताएं, सार्क में 8 देश हैं, बिमस्टेक में 7 देश है। सार्क के पास अपना मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन बिमस्टेक के पास नहीं है। बिमस्टेक का जो है संयुक्त राष्ट्र में कोई पर्यवेक्षक नहीं रखता, लेकिन सार्क के पास है। तो ये कुछ कुछ आप यहाँ पे वो समानता इसका दिखा सकते हैं। अब अगला मैं लास्ट इसका जो क्वेश्चन का जो डिमांड था वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करता बिमस्टेक। अब देखिए भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य है, पहले आप यहाँ उद्देश्य को शॉर्ट में लिख दीजिए कि भाई शांति सहयोग होना चाहिए, व्यापार को बढ़ावा, तकनीकी विकास, पड़ोसी प्रथम नीति है, कोविड-19 के बाद सहयोग की भावना बढ़ना चाहिए, जलवायु परिवर्तन में सहयोग, ये हमारे विदेश नीति का कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए उद्देश्य है। अब इस उद्देश्यों की प्राप्ति में आप देख सकते हैं कि कैसे इसने जो है ना एक रोल प्ले किया है। आप यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ कि बिमस्टेक भारत को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ने और आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म या मंच प्रदान करता है, जैसे कि जो कि क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए योगदान करता है, पहला बात। दूसरा, बिमस्टेक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, वाणिज्य के मामले में दक्षिण एशियाई तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक जो है मतलब सेतु या ब्रिज का काम करता है, ये लिख दिया। फिर ईस्ट एक्ट जो पॉलिसी हमारे देश का है उसके तहत थाईलैंड, म्यांमार के साथ हम बेहतर संबंध स्थापित कर रहे हैं या करने के कगार पर, और दक्षिण चीन सागर हमारी पहुंच भी हो जाएगी। अगला है बंगाल की खाड़ी के साथ साथ हिंद महासागर में शांति स्थापना करने में मदद करता है कहीं ना कहीं। चीन की विस्तारवादी नीति को प्रतिबंधित करने में भी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना जो हमारे उद्देश्य जो हैं हम इसके थ्रू जो है बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तकनीकी, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, ऐसे करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं। और अंतिम में वही, क्योंकि देखिए अब आगे के राह में आपको ये दिखाना है कि ठीक है हम बिमस्टेक की ओर झुके, लेकिन हम सार्क को भी नहीं भूलें, सार्क को भी पुनर्जीवित करने की क्या है आवश्यकता है। वही लिखा हूँ, भारत को अपनी वैश्विक शांति और क्षेत्रीय शांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्क और बिमस्टेक दोनों की आवश्यकता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन है और यह सार्क का सदस्य है, बिमस्टेक का नहीं है। अगर हमको अफगानिस्तान के साथ अगर हमको राजनीतिक संबंध स्थापित करना है, हमको सार्क के पास जाना ही पड़ेगा और उसको फिर से पुनर्जीवित करना ही पड़ेगा, नहीं तो अफगानिस्तान हम कैसे अपना बना पाएंगे, ये लिखना पड़ेगा। और अंतिम में जो है ना एक दो और राह दिखा दीजिए कि सार्क भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की भाषा संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि जितने भी 8 देश हैं उनका कल्चर, भाषा लगभग सेम है, मतलब कि ये ध्यान रखिएगा।
और अतः बेहतर समझ रखना जरूरी है। इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के भी प्रयास करने चाहिए ताकि जो है ना सार्क में जो विवाद है उसको खत्म किया जा सके। और वही कुल मिलाकर आप यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस वे में कुल मिलाकर बदलती भूराजनीतिक परिदृश्य में नई दिल्ली को विदेश नीति के मोर्चे पर एक बैलेंस मार्ग स्वतंत्र मार्ग को अपनाना चाहिए ताकि भारतीय उपमहाद्वीप में सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अब ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, जब आप सार्क को भी बड़े मतलब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोकस करना पड़ेगा, बिमस्टेक पे हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर मेरी चीज़ें मतलब अच्छा नहीं होगा। तो आप ऐसे एक बैलेंस वे में जो है ना देखिए सार्क को और बिमस्टेक दोनों को लेकर आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। आप ही नहीं कि सिर्फ बिमस्टेक को ही लेकर आगे बढ़िएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान को आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही जो चीज़ों को लिखा जाता है। तो अब आप लोग मॉडल आंसर देख के समय कैसे आंसर को लिखा जाता है। तो इसका जो है ना जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके इसको न कर सकते हैं। और जिनको लिखना है आप डेली क्वेश्चन वहाँ 5 पे दिया है तो आप वहाँ पे लिख के शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें कुछ और एक दो बातें हैं, जैसे कि इसमें क्या है कि अभी 68 बीपीएससी मेंस को लेके मैं 10 दिन पहले ही एक डेली आंसर प्रोग्राम शुरू किया हूँ, जिसमें कि अभी तक हिस्ट्री आज 4 मार्च है, आज हिस्ट्री लगभग ख़त्म हो गया है और उसमें आईआर का भी बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया है। अब कल से जो है ना 5 मार्च से लेके 21 मार्च तक 5 मार्च से लेके 21 मार्च तक जो है ना इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम स्टार्ट होगा कल 5 मार्च से। और यहाँ देखिए 5 मार्च से लेके 21 मार्च तक का फिर से एक शेड्यूल दे दिया हूँ। ये 5 मार्च को संविधान फीचर्स वही है, फिर 6 से 10 मार्च के बीच में फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, आफियान क्वार, फिर 11 से 12 मार्च में आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, ऐसे करके पूरा जो है ना लगभग ये 15 दिन में मेरा फोकस रहेगा। कम से कम 15 गुना 4 मतलब 60 क्वेश्चन जो है ना इंडियन पॉलिटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया जाए। और इसमें जितना भी टॉपिक दिया है करंट अफेयर्स का वो भी टॉपिक एक एक क्वेश्चन रहता है। तो ये जो और उसके साथ ही और एसे का भी टॉपिक, एसे का देखिए भारतीय लोकतंत्र, भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया, महिला सशक्तिकरण और बिहार विशेष में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और बिहार की प्राकृतिक आपदा, ये ना अगले 10-15 दिनों में ये निबंध का टॉपिक होगा इसमें। और इतना सारा लगभग जो ना जो 15 दिन का प्रोग्राम है पॉलिटी का, इसमें इतने सारे क्वेश्चन को ना इसमें कवर किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम होता है इसमें वही करता हूँ मैं, प्रतिदिन जो है ना 5 क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें 3 रहेगा पॉलिटी का, एक 1 करंट अफेयर्स का, एक डीआई का रहेगा, फिर लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक ना। और इसमें जो भी आपका मॉडल आंसर मिल जाता है, इसी मटेरियल मिल जाता है, और जो कॉपी का जो चेक होता है उसमें आपको वीडियो बना के कर दिया जाता है। जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है इस पर नीचे दिए गए नंबर पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और मेरा फोकस रहेगा इसमें कि 15 दिनों में आपका बेहतर इंडियन पॉलिटी और आईआर, अब बाकी अभी हिस्ट्री हो चुका है, अभी पॉलिटी चलेगा, पॉलिटी के बाद फिर सेकंड सॉरी इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, फिर साइंस टेक करेंगे। तो ऐसे करके अगले कुछ दिनों में टारगेट है कि मेरा 68 का जो लगभग इसमें 350 क्वेश्चन, क्योंकि ये 70 दिन का प्रोग्राम है, 70 गुने 5 मतलब 300 जो है ना 50 प्लस क्वेश्चन जो है जीएस विथ डीआई का जो है प्रैक्टिस आप लोग को कराया जाए। तो जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी कई सारे मॉडल आंसर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जितना जितना मैं पर डे लेता रहूँगा ना क्वेश्चन दूंगा तो उसका ना टाइम पर मैं काफ़ी सारा जो है ना मॉडल आंसर डिस्कस करूँगा। तो वीडियो देखते रहिएगा। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए लिंक पर आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।